हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एनालिसिस ऑफ द हिंदू। आज का हेडलाइन है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इलेक्शन कमीशन को कि ग्राउंड रियलिटीज़ को ध्यान में रखिए एसआईआर करते वक्त। हमारे ये लॉयर साहब हैं सिद्धार्थ दवे, ये गए हैं यूपी को लेकर, यूपी के बारे में। और कपिल सिब्बल साहब भी गए हैं। ये ठीक है। इंडिया ओमान का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना था वो हो गया है। उसमें यहाँ पे कुछ है कि 98.08 एक्सेस टू टेरिफ लाइन। क्या होता है टेरिफ लाइन? बेसिकली वहाँ जो टेरिफ लगा हुआ है ना, जैसे वहाँ पे अगर 100 गुड्स हैं तो उसमें 98.08 गुड्स पे टेरिफ कम कर दिया गया। तो वो 100 गुड्स इंडिया का 99.38% एक्सपोर्ट है। कि इंडिया जब उसको जो सामान बेचता है तो वो वहाँ का इंपोर्ट जो होता है उसमें 99.38% होता है। वैसे इंडिया 77.79% टेरिफ लाइन पे कम करेगा, जो वहाँ का ओमान का 94.81% एक्सपोर्ट्स के बराबर है। इंडिया एक्सपोर्ट किया है 4.06 डॉलर बिलियन डॉलर वर्थ गुड्स। और इंडिया का 0.93% उसका टोटल एक्सपोर्ट्स का है। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट चल रहा है इनके साथ। और अभी कुछ दिन पहले हम लोग देखे थे कि नया जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होता है उससे जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ ही जाता है। इसके अलावा भी कुछ कुछ है अलग अलग सेक्टर्स में। क्या है मतलब, ये जब ये दिया हुआ है कि 98.08% है, तो कुछ सेक्टर्स तो होंगे ना जिसमें कम किया गया होगा। तो वो आप देख लीजिएगा कौन कौन सा सेक्टर्स है। पार्लियामेंट पास है जॉब्स बिल अमिड प्रोटेस्ट। ये जो जी राम जी जो बिल लाए हैं मनरेगा को रिप्लेस करने के लिए, उसके बारे में। 202 इंडियंस हायर्ड फॉर रशियन आर्म फोर्सेस। बीजेपी एमएलए इन उड़ीसा, अभी इन्होंने अपना सैलरी बढ़ा दिया। फिर नवीन पटनायक जी बोले कि भाई हमको तो नहीं चाहिए सैलरी। अब ये लोग बोल रहे हैं कि ठीक है एक और मीटिंग करते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, द बिल इज येट टू बी अप्रूव्ड बाय गवर्नर हरि बाबू कंभामपति। अब अगर कैबिनेट उनको एक एडवाइस दे दे कि भाई इसको नहीं देना है, आपको एसेंट नहीं देना है, तो सिंपली बिल डेड हो जाएगा। तो इसमें देखिए ये लोग आगे पॉलिटिकल मतलब नाटक करते हैं कि सिंपली इस बिल को डेड होने देते हैं। एडिटोरियल में आए तो टेम्पररी रिलीफ, ये जो डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी है, ये बोल रहे हैं कि ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है, क्योंकि अगर डिप्रिसिएशन होगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट घटेगा। तो वो सबको लेकर वही डेटा दिया हुआ है ढेर सारा। उसके बाद है गैम्बल अनकैप्ड। अब एक आईपीएल का कोई पता नहीं है, ऑक्शन होता है, मिनी ऑक्शन। उसमें ढेर सारे प्लेयर्स ऐसे खरीदे गए जिन्होंने आज तक इंडिया के लिए कभी खेला नहीं है। तो जैसे एक प्लेयर का नाम ये था, 14.2 करोड़ में दो प्लेयर्स को खरीदा गया। मतलब यहाँ पे है वीर एंड कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर एंड 14.20 करोड़ ईच। ठीक है। कटिंग ऑफ रूरल लाइफ, ये वृंदा करात हैं, ये सीनियर मेंबर ऑफ सीपीआईएम है। इन्होंने वही जो मनरेगा वाला है उस पर आर्टिकल लिखा है कि क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए। बोल्ड स्टेप अमिड एन एम्बिशियस न्यूक्लियर एनर्जी टारगेट, ये पता नहीं ये कौन है हमारे सर, इन्होंने क्या लिखा है तो भगवान ही जाने, मेरे को तो समझ में ही नहीं आया। इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बूम अ बबल? बूम और बूम अ बबल बोल रहे कि बबल क्या होता है? ऐसा होता है बढ़ते 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 वो फूट जाता है। जैसे स्टॉक मार्केट्स में होता है कि बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा, अचानक वो क्रैश कर, उसको बोलते हैं बबल। तो बोल रहे हैं कि ये जो बूम हो रहा है ये क्या बबल है, ये क्या आगे चल के फूटने वाला है? तो इसमें एनालॉजी दिया हुआ है उसका इंटरनेट का, कि जैसे इंटरनेट भी स्टार्टिंग में आया तो ऐसे ही बढ़ रहा था, सबको लगा कि ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अभी तक चल रहा है। पहले भी हम लोग एक बार डिस्कस किए हैं, इसमें आपको याद रहना चाहिए। एक होता है नैरो एआई। नैरो एआई वो होता है जो केवल स्पेसिफिक टास्क कर सकता है। उसके कंपैरिजन में है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो ह्यूमन कॉग्निटिव एबिलिटीज को मिमिक कर सकता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, नैरो एआई और एजीआई में क्या अंतर है। एक और टर्म है एआई विंटर। अभी कुछ दिन पहले, 1.5-2 साल पहले एक टर्म न्यूज में था, क्रिप्टो विंटर।
एआई विंटर क्या है कि जैसे एआई में अभी ढेर सारा पैसा जा रहा है, बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो अचानक क्या होता है कि उसमें इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। ये कोई 5 साल का बात नहीं कर रहे हैं, 10 साल 20 साल 25 साल के ड्यूरेशन का बात करेंगे, उसमें 1 2 साल 3 साल आएगा जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे एआई विंटर। ऐसा ही क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं क्रिप्टो विंटर। ऐसे ये वाला टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे बस दिमाग में आया था तो हम ऐड कर देते। आप इसको दिमाग में रखिए, एआई विंटर को। इसके बाद यहाँ पे है फोर्टनाइट सब एडिटर्स के बारे में है। ये देखिए, इंडिया में एक इनसाइड द ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? जो आपके कंप्यूटर को चलाता है। कंप्यूटर मतलब केवल वो कंप्यूटर नहीं जो जिसको आप लैपटॉप या पीसी बोलते हो, कोई भी चीज़ जैसे टैब मोबाइल सब चीज़ इसमें माइक्रो प्रोसेसर से चलते हैं। तो ये जो ध्रुव 64 है, ये एक माइक्रो प्रोसेसर है जिसको बनाया है सीडैक ने। सीडैक है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये जो ध्रुव 64 है, ये एक 64 बिट डुअल कोर प्रोसेसर है 1 गीगाहर्ट्ज का। और अगर देखा जाए तो ये कुछ हद तक आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि ये 64 बिट डुअल कोर प्रोसेसर है। ये याद रखिएगा, ये यूपीएससी डायरेक्ट पूछेगा, वो कुछ भी दे देगा कि 2.5 गीगाहर्ट्ज है, 128 बिट है, कॉल। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा सीडैक ये दे देगा क्या कि ये कोई भी रैंडम किसी इंस्टीट्यूट का नाम दे देगा कि उसने बनाया है, तो सीडैक याद रखिएगा कि सीडैक ने बनाया। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है ये आपको दिमाग में रहना चाहिए कि इट इज़ द मोस्ट फंडामेंटल थिंग विच रन्स अ कंप्यूटर। बाकी आपको आर्टिकल पढ़ने का अगर आपको मन करे तो आप पढ़ भी सकते हो। अच्छा है। इसमें एक चीज़ जो आपको दिमाग में रखना है वो है जीपीयू वर्सेस सीपीयू। जीपीयू क्या होता है और सीपीयू क्या होता है? बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो है ये पैरेलल काम करता है, और ये जो है ये लीनियर काम करता है। पैरेलल मतलब क्या? अब इसको जो भी टास्क है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, इसको जो भी काम है ये पैरेलली करेगा। 4 काम है ना, ये साथ में कर रहा है, तो चारों काम जल्दी कर पाएगा। एक तो ये 4 काम साथ में कर पा रहा है और चारों काम को जल्दी करेगा। ये जो सीपीयू होगा, सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग यूनिट, ये एक काम में 4 काम करना है ना, ये पहले एक काम करेगा, फिर दूसरा काम करेगा, फिर तीसरा काम करेगा, फिर चौथा काम करेगा। तो ये टाइम भी ज़्यादा लेगा और इसका एफिशिएंसी भी कम है। तो जीपीयू कहाँ यूज़ होता है? जैसे जो आप देखते होगे जो गेमिंग वो होता है, लैपटॉप सब होता है, वो कुछ अलग ही बिल्ट रहता है उनका, वो सब जीपीयू यूज़ करते हैं। कुछ में तो अलग से भी जीपीयू वो ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं। तो ये वही है। अब बस इतना याद रखिएगा कि ध्रुव 64 क्या है? एक माइक्रो प्रोसेसर है जिसको सीडैक ने बनाया है, और ये 64 बिट है, डुअल कोर है और 1 गीगाहर्ट्ज है। बाकी ये जीपीयू सीपीयू अगर आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। अब सीडैक क्या है? जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये मेटी के अंदर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेटी। और ये मेन इसका ढेर सारा ब्रांच है, तो इसका जो पुणे में है ना, और आईआईएससी बैंगलोर आपको पता होगा, ये दोनों जो है ना नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन में है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन क्या है? तो वो एक सर्टेन नंबर ऑफ सुपर कंप्यूटर्स बनाना चाहता है और उसको नेशनल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड पे कनेक्ट करना चाहता है एक दूसरे से। तो ये सीडैक है, ध्रुव 64 है और नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है। उसके बाद आते हैं ये धुरंधर। ये इसमें आप पढ़ सकते हो, लेकिन ये बेसिकली इट्स अ क्रिटिक ऑफ कैसे इंडियन सिनेमा सरकार के सामने झुकते जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर हाईलाइटेड, ठीक है। इंडिया एंड द नेदरलैंड्स रीअफर्म डिफेंस टाइज, ओके। रिटायर्ड जजेस डोंट वांट टू सिट एज जूनियर एडॉक जजेस। अभी ये सीजेआई ने बोला है, हमारे जो सीजेआई हैं जस्टिस सूर्यकांत, ये बोल रहे हैं कि जो रिटायर्ड जजेस हैं वो नहीं बनना चाहते हैं ये एडॉक जज। अब एडॉक जज का क्या सिस्टम है अगर आप देखिएगा तो आर्टिकल 127 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट एडॉक जज
क्या बोलता है इसमें, देखिए, इफ एट एनी टाइम देयर शुड नॉट बी अ quorum of the judges of the Supreme Court available to hold or continue any session of the court, the Chief Justice, with the previous consent of the President and in consultation with Chief Justice of the High Court concerned, request in writing the attendance sitting of the court as an ad hoc judge for such period as may be necessary of a judge of a high court duly qualified for appointment as a judge of the Supreme Court to be designated as Chief Justice of India. So मेन कहने का मतलब क्या है, सबसे पहला, सॉरी बहुत जूम हो गया, सबसे पहला बात क्या है उसमें कि सुप्रीम कोर्ट में लैक ऑफ कोरम होना चाहिए। दूसरा क्या है, इसको इनिशिएट कौन करेगा, तो सीजेआई। किसका प्रीवियस आपको परमिशन लेना पड़ेगा, तो प्रेसिडेंट का। उसके अलावा आप कंसल्ट किससे करोगे, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और कितना ड्यूरेशन के लिए, तो जितना भी नीडेड है। और कोई पॉइंट रह गया, सुप्रीम कोर्ट टू बी डेजिग्नेटेड, हाँ, कि वो जो बंदा है जिसको आप बना रहे हो वो शुड बी ड्यूली क्वालिफाइड, मतलब वो क्वालिफाइड होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। तो ये है एडहॉक जज आर्टिकल 127 और सुप्रीम कोर्ट, और ये 4-5 इसको ब्रेक डाउन कर दिए बस। इंडिया फेसेस इट्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेटेजिक, बांग्लादेश में जो लॉबी चल रहा है। एनसीएसटी आपको पता रहना चाहिए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, आर्टिकल 338 है। एनसीएससी है 338 और एनसीबीसी है 338B, ये सब आपको पता रहना चाहिए। उसके अलावा उनके फंक्शंस पता रहना चाहिए और चैलेंजेस पता रहना चाहिए, उनके पावर्स पता रहना चाहिए। किंगफिशर के बारे में है। राज्यसभा पासेस बिल टू अलाउ प्राइवेट फर्म्स इन न्यूक्लियर सेक्टर, लोकसभा ने पास किया था, राज्यसभा ने भी पास कर दिया है शांति बिल। डिसमेंटलिंग मनरेगा विल बी हिस्टोरिकल, ये कुछ हमारे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट और सोशल साइंटिस्ट हैं, इसमें जो मेरे को सबसे बड़ा नाम लगता है वो है थॉमस पिकेटी का। इन्होंने भी लिखा है कि भाई ऐसा मत करो, ठीक है, छोटे मोटे लोगों का बात नहीं सुनते। कांग्रेस कमेटी मीटिंग टू फोकस ऑन मनरेगा ओवरऑल इन राज्यसभा, ऑपोजिशन फ्लैग्स लैक ऑफ कंसल्टेशन बिफोर टेबलिंग न्यू। ठीक है, ऑपोजिशन का काम है, अपोज करना, कर रहे हैं। जावेद, अब नीतीश कुमार ने किसी महिला का हिजाब खींच दिया। मैटर इज सब जुडिस गवर्नमेंट ऑन वेरिफिकेशन ऑफ इलेक्शन एफिडेविट। ये देखिए, मानिक राव कोकाटे स्टेप्स डाउन फ्रॉम महाराष्ट्र कैबिनेट, ये वाला न्यूज़ कल ही आया था। इसमें मेरे को पता नहीं इम्पोर्टेंट है, ऐसे तो इम्पोर्टेंट ही है बट मेरे को थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन, ये इन्होंने क्यों रिज़ाइन किया। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक आर्टिकल 102 है, उसमें लिखा हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, और उसमें लिखा हुआ है, अगर आप इसका सेक्शन 1 और उसका सब क्लॉज, उसका क्लॉज ई में जाइएगा तो लिखा हुआ है, इफ ही इज सो डिस्क्वालिफाइड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। मतलब हमारे जो एमपी एमएलए बनेंगे उनका क्वालिफिकेशन होगा कि भाई ये चाहिए, और डिस्क्वालिफिकेशन होगा कि भाई ये चाहिए। अब डिस्क्वालिफिकेशन में आर्टिकल 102 में डिस्क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, उसमें ABCD तक कुछ कुछ लिखा हुआ है, जैसे ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्ट लिख दिया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन लिखता है कि इफ ही इज सो डिस्क्वालिफाइड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, तो इसके लिए हमारे पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया, उसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। एक 1950 का भी है, लेकिन ये वाला डिस्क्वालिफिकेशन का दिया हुआ है 1951 में। अब इसमें अगर आप डिस्क्वालिफिकेशन में जाइएगा, उसमें ढेर सारा तरीका है, उसमें अगर आप सेक्शन 8 देखिएगा तो सेक्शन 8 में लिखा हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन कन्विक्शन फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। एक है, इसमें अलग अलग कुछ ऑफेंसेस को कैटेगराइज किया गया है। तो पहला कैटेगरी जो है, उसके लिए अगर आप कन्विक्ट होते हैं या आपको फाइन लगता है तो आप डिस्क्वालीफाई होइएगा 6 साल के लिए। कब, अगर आप फाइन होता है आपको, तो फाइन हुआ, आपका जो जजमेंट आया कि आप कन्विक्ट हो गए, आप 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो गए।
अगर आपको 6 साल का सजा हो जाता है, तो अगर 6 साल का सजा हो गया तो आप सजा काटोगे 6 साल, उसके बाद 6 साल आप डिस्क्वालिफाइड रहोगे। तो ये पहला कैटेगरी है। दूसरा है इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 6 मंथ्स। अब कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें लिखा हुआ है कि अगर इन ऑफेंसेस के अंडर अगर आपको कम से कम 6 महीनों का सजा होता है तो आप 6 साल के लिए डिस्क्वालिफाइड हो जाइएगा। तीसरा एक कैटेगरी है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर इन चीजों के लिए आप नॉट लेस देन 2 इयर्स के लिए, कम से कम 2 साल के लिए अगर आप कन्विक्ट होते हैं तो फिर आप 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई। आप ये याद रखिएगा 6 साल 6 साल 6 साल है, लेकिन इसमें 6 साल के लिए या तो फाइन या 6 साल के लिए आपका वो कन्विक्शन, इसमें नॉट लेस देन 6 मंथ, नॉट लेस देन 2 इयर्स। अब एक सेक्शन 8A है, उसमें क्या बोलता है कि डिस्क्वालीफाई फॉर करप्ट प्रैक्टिसेस। अब करप्ट प्रैक्टिसेस क्या है, तो फिर उसके लिए आपको सेक्शन 123 में देखना पड़ेगा कि इसी एक्ट के सेक्शन 123 में दिया हुआ है कि करप्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या है। इसके अलावा और भी है सेक्शन 9, 10, 9A, इस पे ढेर सारा सेक्शन है जिसमें आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। केवल ये दोनों नहीं है। ये दोनों हम इसलिए बताएं क्योंकि ये जो सर हैं ये करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए ही हुए हैं। ये देखिए वक्फ पोर्टफोलियो, ही हैज बीन गिवन 2 years rigorous imprisonment in a 1995 case on forgery to obtain housing meant for economically weaker section। तो इनको अभी ये डिस्क्वालीफाई हो गए हैं तो ये मिनिस्टर भी नहीं रह पाएंगे, तो इन्होंने रिजाइन कर दिया है। इस पर अभी एक PYQ देखते हैं, लास्ट ईयर का ही है। उसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर्स ग्रांट ऑफ प्रोटेक्शन टू 12 लिव इन कपल्स। लिव इन कपल होते हैं जो मैरिज के पहले साथ रहते हैं। इट्स अ वेरी वेलकम जजमेंट, या जो भी प्रोटेक्शन है बहुत वेलकम है। नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन एयर पोल्यूशन एंड लंग डिजीज। ये पता नहीं है, किसी मिनिस्टर ने बोला है। ठीक है भाई। साहित्य अकादमी कैंसल्स। 900 मिलियन पीपल विल हैव डायबिटीज बाय। ये आप जो डेटा यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी कार्डियोवास्कुलर डिजीज और ये सब बहुत ज्यादा चल रहा है आप इसको डेटा के तौर पे यूज कर सकते हो। Supreme Court declines urgent hearing of plea on MCD's inhuman stray dog rules. Supreme Court considers passive euthanasia for 31-year-old। पैसिव यूथनेसिया क्या होता है कि एक होता है वेजिटेटिव स्टेट। वेजिटेटिव स्टेट वहाँ होता है जब आप अपने आप को, अपना ख्याल नहीं रख रहे हो, आप बेसिकली एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे बेस पे जिंदा हो, तो और उस लाइफ सपोर्ट को वापस ले लिया गया तो यू विल डाई। तो ऐसा कुछ है, तो उसमें होता है। तो अगर दो तरह से यूथनेशिया होता है। यूथनेशिया मतलब किलिंग को बोलते हैं यूथनेशिया। पैसिव मतलब आपका जो लाइफ सपोर्ट है उसको वापस खींच ले, तो वो होता है पैसिव यूथनेशिया। एक होता है एक्टिव यूथनेशिया, कि आप एक जहर दे रहे हो किसी आदमी को कि भाई मेरे को मरना है, हम जीना नहीं चाहते, और उसको जहर दिया जा रहा है। तो एक्टिव यूथनेशिया इंडिया में बिल्कुल बैंड है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा शॉनबर्ग अरुणा शॉनबर्ग और कॉमन कॉज केस 2011 और 2018 में ले डाउन किया प्रोसीजर जिससे आप पैसिव यूथनेसिया को कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? फॉर टर्मिनली इल पेशेंट्स। तो कैसे है, तो एक लिविंग विल बनाइएगा पहले। आप अभी ठीक हो, अभी आप एडल्ट हो, आप एक लिविंग विल बनाइएगा। फिर जब आप वेजिटेटिव स्टेट में जाइएगा तो फिर मेडिकल बोर्ड उसको एग्जामिन करेगा क्या ये उस थ्रेशोल्ड को पास करता है या नहीं। फिर हाई कोर्ट उस पर फाइनल अप्रूवल देगा। तो ये है पैसिव विटनेस है। ये दोनों केस हमें याद रखिएगा। देखिए आजकल सुप्रीम ये यूपीएससी को आदत पड़ गया है केस का पूछने का। हर समय कोई ना कोई केस एक्सप्लेन विद जुडिशियल प्रेसिडेंट जुडिशियल। तो आप अरुणा शॉनबर्ग और कॉमन कॉज केस याद रखिएगा। पैसिव विटनेसिया न्यूज़ में है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा क्या बचा? कुछ नहीं बचा। सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस अर्जेंट हियरिंग 9, ठीक है, ये तो देख लिया। सिक्योरिटीज मार्केट, अभी जी इसका 3 अलग अलग बिल है सॉरी एक्ट है, उसको एक सिंगल बिल में बना रहे हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, आपको पता रहना चाहिए क्या होता है, क्या पावर है, कौन सा एक्ट है। एक्सपोर्टर्स टू गेन, ऑब्वियसली कोई सन शेयर्स ड्रॉप। एनपीएस आपको पता होना चाहिए, नेशनल पेंशन सिस्टम है।
यूएस अनाउंसेस 10 बिलियन इन आर्म्स सेल्स टू ताइवान, तो चाइना गुस्सा करेगा ही। डोंट मेक फेटल मिस्टेक्स इन वेनेजुएला, रशिया यूएस को बोल रहा है। आउटेजेस इन सूडान, इसराइल हिट्स लेबनन। लेबनन में आपको हेजबोला पता होना चाहिए। हिजबुल्लाह एक टेररिस्ट ग्रुप है, मतलब उन लोगों के हिसाब से टेररिस्ट फॉर वन इज रेवोल्यूशनरी फॉर अनदर। अब लेकिन ठीक है। थाई जेट्स बॉम्ब बिल्डिंग इन कंबोडिया बॉर्डर, ठीक है, इन लोगों का चल रहा है अलग। साइंस में अगर देखें तो वाई इंटीमेट पार्टनर वायलेंस इज एन अंडर रिकग्नाइज पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, पता नहीं साइंस में क्यों दिया है। इंटीमेट पार्टनर मतलब योर स्पेशल वन, वो आप पे वायलेंस करता है, तो वो ये है, उसी के ऊपर है। इंक्लूजन एडवांसिंग केस ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, ये आप पढ़ सकते हो, हम तो स्किप कर दिए थे। रीजनल न्यूज़ में भी कुछ खास नहीं है। चालान कटा 3,000। एक यूआई बढ़ते जा रहे, सब एक दूसरे को गाली देंगे, कुछ नहीं होने वाला। नोटिस इशूड टू 24 एस्टेब्लिशमेंट कैपिटल्स, ये देखिए ट्यूलिप्स, ट्यूलिप फेस्टिवल, एक ट्यूलिप मैनिया भी हुआ था 15-16 सेंचुरी में। डिस्प्ले ऑफ AIMDM के केजरीवाल जी आजकल न्यूज़ में आ रहे हैं, फोटो वोटो छप रहा है इनका। BMC इलेक्शंस, स्टालिन अर्जेस मोदी, विजय ब्रांड्स, ममता क्रिटिसाइजेस माओइस्ट मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश। देखिए आप लोग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म तो प्रिपेयर कर ही लीजिए। देखिए 2018 में पूछा, 20 में पूछा, 22 में पूछा, 25 में पूछा, मेरे को लग रहा है 26 में भी पूछेगा, बहुत न्यूज़ में आ रहा है। हाईकोर्ट रिजेक्ट्स बेल प्ली ऑफ कांस्टेबल, ठीक है। ये सब ऐसे ही नॉर्मल न्यूज़ है जो यूपीएससी के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इसरो के जो हमारे चीफ हैं एस सोमनाथ साहब, इन्होंने कुछ बोला है कि एरोस्पेस स्टार्टअप शुड शेड क्लासिकल अप्रोच टू इनोवेशन। ठीक है। फीचर है, मेट्रो है, एडिटोरियल है। इसमें अपन देखते हैं अभी PYQ। अभी हम लोग पढ़े ROPA, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, करप्ट प्रैक्टिसेस। उसमें देखिए 2025 में पूछा है, डिस्कस द करप्ट प्रैक्टिसेस फॉर पर्पस ऑफ ROPA 1951। तो आप स्टार्ट कैसे करोगे कि सेक्शन 8A mentions corrupt practices which are described in section 123. Analyze whether the increase in assets of legislators and or their associate disproportionate to their known sources of income would constitute undue influence. Undue influence on what? On the voters, and consequently a corrupt practice. तो ये क्वेश्चन है, 150 वर्ड का है। इंट्रोडक्शन देना है, सीधा बॉडी में आना है, कंक्लूजन देने हैं। AI पे हम लोग बात करते ही रहते हैं, तो AI पे 2023 में एक क्वेश्चन आया था कि इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ AI, मतलब आपको पहले इंट्रोडक्शन देना है, आपको बताना है कि AI क्या है, फिर बताना है AI हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। आपको कैसे जैसे वो कुछ सिम्टम्स होगा जो AI पकड़ लेगा, तो क्लिनिकल डायग्नोसिस मतलब आप किसी डिजीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। डू यू परसीव एनी थ्रेट टू प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल इन द यूज ऑफ AI इन हेल्थ केयर। तो ऑब्वियसली आप लोग लिखोगे कि हाँ थोड़ा बहुत तो चांसेस है, लेकिन उसको ज़्यादा नहीं बोलोगे, बोलोगे हाँ थोड़ा चैलेंजेस है लेकिन ठीक है, द बेनिफिट्स आउटवे द चैलेंजेस। तो ये दोनों आज का PYQ था। तो आप लोग फिर मेरे को मेल कर सकते हो, जीमेल रहता है, आप लाइक कर सकते हो वीडियो, मन करे तो, पसंद आए तो। ठीक है, थैंक यू।